शरीर में थकावट लगना, स्किन में ड्राइनेस, बाल झड़ना, गर्मी ज़्यादा महसूस होना, सांस फूलना, बॉडी वेट बढ़ना या फिर बॉडी वेट अचानक से कम हो जाना, अगर ये जो सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं तो आपको भी एक थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है, थायराइड में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और होम्योपैथिकली उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। साथ में हम प्रिकॉशंस कैसे लें कि हमारी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें कि जिसकी वजह से हम थायराइड को पूरी तरह से हम जड़ से ठीक कर सकें। थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर में और वो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को और सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत इफ़ेक्टिव ग्लैंड है और वो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है उससे गवर्न होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे जो ब्रेन के अंदर सेंटर पोर्शन में लोकेटेड होती है और जो थायराइड ग्लैंड्स है वो हमारे गले के अंदर, हमारे जो नेक के अंदर हमारे जो विंड पाइप से जुड़ी हुई होती है और वो बटरफ्लाई जैसी उसका शेप होता है। थायराइड ग्लैंड्स हमारे कई ऐसे वाइटल ऑर्गन्स को और वाइटल फंक्शन को हेल्प करती है और उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी उसका जो वे है उसका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होने का चांसेस है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट होता है तो उसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो हार्मोन्स होता है वो कम मात्रा में रिलीज होता है तो उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। लेकिन ये जो दोनों स्थिति बहुत सीरियस है और उसे हमें नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। थायराइड हार्मोन्स हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। भी हम खाना खाते हैं उस खाने को वो मेटाबॉलाइज करके उसका एनर्जी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो जो एनर्जी है वो हम पूरे दिन जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटीज़ में जैसे कोई भी फंक्शन में उसका यूटिलाइजेशन होता है तो उसे हम मेटाबॉलिज्म जनरेटर भी कहते हैं या फिर एनर्जी जनरेटर भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड्स हमारे जो T4 एंड T3 ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और उसे फंक्शन करने में मदद करता है। लेकिन ये जो ग्लैंड का पूरा कंट्रोल हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है और उसी की वजह से उसकी गवर्नेंस के हिसाब से ही थायराइड ग्लैंड्स काम करती है। तो जब भी हमारा T3 या T4 में कोई भी प्रॉब्लम होता है या कम या ज़्यादा मात्रा में हमारा हार्मोन्स रिलीज़ होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH नाम के हार्मोन्स से, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से वो मैसेज भेजता है और उसका सिक्रीशन बढ़ा देता है कि जिसकी वजह से वो T3 या T4 को एडजस्ट करने में मदद करे। तो थायराइड किसको होने का चांसेस ज़्यादा है? जिन लोगों को फैमिली हिस्ट्री में अगर थायराइड है तो उसे भी होने का चांसेस ज़्यादा है। ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जिसमें एनीमिया हो, हमारा जो हीमोग्लोबिन बहुत कम मात्रा में हो, टाइप 1 डायबिटीज़ हो, प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, पास्ट में कई लोगों ने ऐसे आयोडीन की मात्रा ज़्यादा ले ली हो तो उन्हें भी होने का चांसेस ज़्यादा है। 60+ एज में और फिर स्पेशली वुमेन्स को ये प्रॉब्लम्स होने का चांसेस ज़्यादा है। या फिर इन पास्ट अगर थायराइड का कोई प्रॉब्लम हुआ हो या फिर थायराइड ग्लैंड्स के अंदर कोई कैंसर हुआ हो या थायराइडेक्टमी हुई हो तो उन्हें थायराइड का प्रॉब्लम होने का चांसेस ज़्यादा है। थायराइड डिसऑर्डर क्यों होता है उसका रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म जो दोनों कंडीशन अलग अलग। तो कॉज ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइडाइटिस, हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स जब सूजन हो जाता है उसमें स्वेलिंग आ जाता है तो उस सिचुएशन में भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। दूसरा जो है वो हशीमोटो थायराइडाइटिस, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है और उसकी कंडीशन के अंदर भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांसेस है। तीसरा जो है वो पोस्टपार्टम हाइपोथायरॉयडिज्म जो जनरली डिलीवरी के बाद, आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद कई वुमेन्स को ये प्रॉब्लम होने का चांस है। लेकिन आयोडीन डेफिशिएंसी के हिसाब से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जनरली अगर कोई ऐसे हमारा जो थायराइड हार्मोन्स अच्छी तरह से काम नहीं करता है, वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिंस बर्थ से भी उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं होता तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने का चांसेस हो सकता है। सबसे पहले ग्रेव्स डिसीज़ के जिसके अंदर हमारा हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, हमारी ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती है तो उसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिसीज़ भी कह सकते हैं। उसे डिफ्यूज टॉक्सिक गॉइटर भी कह सकते हैं। दूसरा एक है रीज़न वो है नोड्यूल्स के कारण हमारी जो ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाती है और हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज करने लगती है, हम मल्टी नोड्यूलर गॉइटर भी कहते हैं। तीसरा जो एक रीज़न है वो थायराइडाइटिस, जो सूजन हो जाती है थायराइड ग्लैंड्स में और उसका जो सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो भी हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होने का चांसेस है। चौथा जो है वो एक्सेसिव आयोडीन, अगर हमने ज़्यादा मात्रा में आयोडीन लिया है
तो भी हमारा आगे चल के उसका असर हमारे हार्मोन्स पे होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म होने का चांसेस है। सिम्टम्स में ओवर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एंग्जाइटी, एक्सपीरियंसिंग द एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी एंड नर्वसनेस। कई कबार हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होता है, हमें नींद पूरी तरह से नहीं आती है, हमारा जो बॉडी का वेट धीरे धीरे कम होने लगता है, हमारा जो थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, हमें उससे जिसे गोइटर कहते हैं। कई बार हमारे मसल्स के अंदर वीकनेस हो जाती है और मसल्स में ट्रेमर भी होता है, मेंसेस होता है उससे, और कई कबार वो स्किप भी हो सकता है और गर्मी सहन नहीं होती। कई कबार हमारा विज़न प्रॉब्लम भी होता है या आंखों में इरिटेशन भी होता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स है। ये जो सारे सिम्टम्स से अगर हमें परेशान है तो हमें तुरंत ही थायराइड चेकअप करना ज़रूरी है। तो अब जो हम बात करेंगे वो हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सबसे पहले तो फीलिंग टायर्ड, हमें बहुत थकावट महसूस होती है। वेट गेनिंग, हमें हमारा वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हम कितनी भी कोशिश करें फिर भी हमारा वेट कंट्रोल में नहीं रहता। एक्सपीरियंसिंग द फॉरगेटफुलनेस, कुछ भी हमें याद नहीं रहता, हमें भूल जाने की आदत होती है। मेंस्ट्रुअल पीरियड में मेंस्ट्रुएशन ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। ड्राइनेस ऑफ द बॉडी एंड इवन हेयर, हमारे जो शरीर के अंदर ड्राइनेस महसूस होती है, हमारा जो हेयर फॉलिंग भी होता है या हेयर में रफनेस या ड्राइनेस भी महसूस होता है। आवाज़ में भी काफ़ी हॉर्सनेस होता है, हमें ठंडी सहन नहीं होती है। डायग्नोस हम कैसे करेंगे? हमारा ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। T3, T4, TSH की मात्रा में कितना फेरफार है उससे हमें पता चलता है कि हमारी थायराइड में किस तरह का डिसफंक्शन हुआ है। दूसरा जो है वो इमेजिंग टेस्ट, उसके अंदर हमारा जो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स क्या स्वेलिंग हुआ है या वहाँ पे सूजन है या फिर और भी कोई रीज़न है। तीसरा जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा थायराइड में कोई सेंसिटिविटी है, टेंडरनेस है, अंदर कुछ स्वेलिंग हुआ है, क्या उसका कोई डिसफंक्शन हुआ है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड्स में हम किस तरह का डायग्नोस आगे कर सकते हैं। थायराइड के डिसऑर्डर के अंदर हमारा जो कॉन्वेंशनल मेडिसिन के हिसाब से हमारी जो मेडिकेशन हमारे पूरे लाइफ टाइम तक हमें लेनी होती है, लेकिन अगर होम्योपैथी से बात करें, इन होम्योपैथी और हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करें, थोड़ा हमारा खाने पीने का या एक्सरसाइज को हम रेगुलर मेंटेन करें तो उसे हम ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से उसका रिजल्ट भी मिल सकता है, कि जिसकी वजह से हमारा जो डे बाय डे अगर उसका जो प्रॉपर जो डोज ज़्यादा है तो हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और उसे हम ठीक भी हो सकता है। प्रिकॉशंस के अंदर हम हमारा जो डेली जो डाइट है उसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से रेगुलेट करना पड़ेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इनफ मात्रा में पानी हमें पीना पड़ेगा, विटामिन सी और रेगुलर एक्सरसाइज और हमारा मेडिटेशन प्राणायाम वो बहुत ही अच्छी तरह से उसे प्रिवेंट करने में और उसके प्रिकॉशनरी में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जनरली ऐसा है कि थायराइड ग्लैंड्स हमारे इमोशंस पे बहुत उसका काम होता है, तो जल्दी हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं या फीमेल में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हमारा प्राणायाम, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो माइंड स्टेट है, बॉडी स्टेट अगर अच्छी तरह से उसे हम मेंटेन रखें, ये जो प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है? जनरली होम्योपैथिक में सारी प्रकृति के हिसाब से उसका प्रॉपर नेचर, उसका माइंड सिम्टम्स, बॉडी सिम्टम्स, उसका जनरल पिक्युलरिटीज़ और पूरी सिस्टम को अगर हम समझ के दवाई देते हैं, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देते हैं, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत शॉर्ट पीरियड्स में हम उसे ठीक भी कर सकते हैं और उसे हमें लाइफ टाइम दवाई लेने से बच भी सकते हैं। कई ऐसी मेडिकेशन है जो होम्योपैथी में हम एज ए स्पेसिफिक भी दे सकते हैं, जैसे कि तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है वो थायरोडिनम 3x या फिर 6x, वो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है। वो एक थायराइड ग्लैंड्स में से बनी हुई मेडिसिन है और उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंप्लेन है, साथ में हार्मोनल्स डिस्टर्बेंस भी रहता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और जिनका वजन मतलब दिन ब दिन बढ़ता जाता है, तो थायरोडिनम 3x हम ले सकते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरी जो एक मेडिसिन है वो नेट्रम म्यूर 30 या नेट्रम म्यूर 200 में भी हम ले सकते हैं या उसे हम 6x में भी ले सकते हैं। ये भी एक अच्छी दवाई है जो मतलब माइग्रेन की कंप्लेन होती है या फिर बॉडी डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस या स्किन की कंप्लेन होती है, तो भी इसके साथ साथ अगर थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो नेट्रम म्यूर बहुत अच्छी दवाई है। तीसरी जो दवाई है वो सेपिया 30, ये भी एक अच्छी दवाई है जो हाइपोथायरॉयडिज्म में काम करती है। जिनका मतलब ट्रीटमेंट है वो डाइजेस्टिव में भी असर करता है, हमारा जो हेयर के अंदर भी असर करता है,
जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा होता है या बॉडी का वेट ज़्यादा होता है या फिर फीमेल डिसऑर्डर में बहुत अच्छी दवाई है। तो सबसे अच्छी एक दवाई है वो कैलकेरिया कार्ब 30। अगर जनरली ये जो दवाई बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में, अगर हमारा बॉडी का वेट ज़्यादा है, हमारा बॉडी की सर्दी खांसी की तकलीफ होती है या कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है या फिर पेशेंट ज़्यादा फियरफुल फोबिक डिसऑर्डर में होता है, टॉन्सिलाइटिस की अगर पास्ट में कंप्लेन हुई है तो ये कैलकेरिया कार्ब, उसके साथ अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंप्लेन है तो कैलकेरिया कार्ब बहुत इफेक्टिव दवा है। जनरली कैलकेरिया कार्ब का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा फेयर, फैटी, फ्लैबी उस तरह की कंडीशन होती है और पसीना ज़्यादा होता है, उसके सर में, उसके फेस पे पसीना ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में अगर इस तरह की हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है तो कैलकेरिया कार्ब 30 हम ले सकते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की कंप्लेन है तो हम आयोडीनम 30 या 200 में ले सकते हो, उसका बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट है। हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा लगती है, बॉडी का टेम्परेचर में अंदर हीट महसूस होती है, तो ये बहुत अच्छी दवाई है। और भी कई ऐसी मेडिसिन है जो हाइपर और हाइपो दोनों में काम करती है, जैसे कि लैकेसिस है, नेट्राम्यूर है, फॉस्फोरस है, कोनायम है। लेकिन उसकी प्रकृति के हिसाब से, उसका नेचर के हिसाब से हम दवाई देंगे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक में उसका बहुत अच्छा रोल है। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हो तो अगर हमारे जो नज़दीक के कोई भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को आप कंसल्ट करो, उसको आप एक बार उसकी प्रकृति को, उसका नेचर के हिसाब से जो दवाई देंगे, तो इसके अलावा भी कई ऐसी मेडिसिन है जो बहुत हेल्पफुल होती है, तो हमें उसे बहुत अच्छी तरह से डायग्नोस करके दवाई देंगे तो उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन है या कोई भी दुविधा है या कोई भी डिसीज़ कंडीशन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।